सूंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय इतिहास सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कर रहे थे और आज हम लोग प्राचीन भारत कर चुके, मध्यकालीन भारत कर चुके और आज हम लोग कर रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के विषय में शुरुआत करने से पहले एक बात जान लें कि आधुनिक भारत हमने रूपरेखा इसकी लिख दी है। आज के लेक्चर ही हमारा है कि आधुनिक भारत को आखिर कैसे पढ़ें, क्योंकि आधुनिक भारत, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई कालखंड सर्वोपरि हो सकता है। हर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को प्राचीन भारत अच्छा लग सकता है, किसी को मध्यकालीन भारत में रुचि हो सकती है और किसी को आधुनिक भारत में। लेकिन एक बात तो तय है कि आधुनिक भारत ही वो जगह है, या आधुनिक भारत वो इतिहास है जिसके आधार पर हम आज जी रहे हैं। हमको चाहे कुछ यूरोप से मिला हो, पश्चिम के देशों से मिला हो, या हमने अपनी संस्कृतियों को पुनर्जीवित किया हो, ये सब आधुनिकता की देन है। जैसे एक छोटी सी बात है, हम दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था प्रथा, ठगी प्रथा तमाम पढ़ेंगे जब एक टॉपिक पढ़ेंगे इसका। लेकिन प्राचीन भारत में भी बहुत जगह ये नहीं दिखाई देता है। तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी, बीच के कालखंड में आ गई थी, वो फिर से इमर्ज हो गई, फिर से पुनर्जीवित हो गई। वो अच्छी चीज़ें थी, हमारे समाज ने ली, या पश्चिम ने जो पुनर्जागरण किया वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। या जो टेक्निक्स आई, तकनीक आई, आधुनिकता क्या है, बहुत दो शब्दों में मेरे भी किसी टीचर ने मुझे बताया था, आधुनिकता ऊपर का आवरण नहीं है। आप पैंट शर्ट पहन लेते हैं, अच्छा पेन लगा लेते हैं, अच्छी घड़ी बांध लेते हैं, ये आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता विचारों से आती है। हो सकता है कोई धोती कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति आप पैंट शर्ट पहने व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आधुनिक विचारों वाला हो, उसकी मानसिकता ही संकीर्ण न हो। तो जो वैचारिक रूप से अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकल आता है वो आधुनिक है। ये जो टेक्निक्स हैं, तमाम तकनीकों का प्रयोग करता है जो व्यक्ति, आधुनिकता का मतलब ये है कि हम तकनीकों का प्रयोग भी करेंगे लेकिन वैचारिक स्तर पर कहाँ जा रहे हैं। तो जो आधुनिक भारत है उसमें हमारे विचार भी चेंज होते हैं, टेक्निक्स भी चेंज होती हैं, और जो मध्यकालीन सामंती मानसिकता थी उससे बाहर निकल कर आते हैं। उस मध्यकालीन सामंती मानसिकता से बाहर निकलना ही आधुनिक भारत की नींव है। अब वो बंगाल के प्लासी के युद्ध से कही जाए या उसके आसपास बक्सर के युद्ध से कही जाए, ये इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है। लेकिन ये तय है कि अंग्रेज़ों के आगमन यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही हम एक नए युग के सूत्रपात की ओर बढ़ते हैं जिसे कहा जाता है आधुनिक भारत। उसी तरह से मैंने इसको 24-25 टॉपिक्स में बांटा है। अगर आप बोर्ड देख रहे हैं तो बोर्ड पे वो सब स्पष्ट है, और अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आप अगर भारतीय इतिहास के भी विद्यार्थी होंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे किसी भी परीक्षा में। क्योंकि हम लोग जब तक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे इन पे छोटी छोटी टिप्पणियाँ आती थीं, जीएस में आती थी। हम जब आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय ऑप्शनल ये होता था जीएस में लिखने का, तो उसमें टिप्पणियाँ आती थी। अब तो फिर से आ गया उसी तरह से आईएएस में भी, पीसीएस में भी। तो आपको छोटी पता लगा होम रूल आंदोलन पे आपसे कहेगा 15 शब्द 150 शब्द लिखिए, 100 शब्द लिखिए। तो आपको हर टॉपिक पे इतना आना चाहिए कि आप सटीक बातों को लिख सकें। सटीक बातों को लिखने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो उस टॉपिक की पृष्ठभूमि, उस टॉपिक से जुड़े हुए तथ्य और सही जानकारी, और उसने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्या रोल अदा किया, या आधुनिक भारत की उस घटना का महत्व क्या रहा। बस इतना जानना चाहिए। हम हर घटना के पीछे जाएंगे, हर घटना के तथ्य लेंगे जो कि जीएस में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। उसके बाद आपको उस घटना के विषय में इतना बताएंगे कि आप 100 शब्द लिखने की स्थिति में आ सकें। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम इसको केवल रूपरेखा का ही टॉपिक है हमारा, आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा। आज का हम लोगों का जो लेक्चर भी है ये लेक्चर उसी क्रम में 32 नंबर का लेक्चर होगा, क्योंकि 31 लेक्चर हम लोग ले चुके। 32वां लेक्चर है आधुनिक इतिहास का पहला लेक्चर। यूरोपीय कंपनियाँ का मतलब भारत बहुत दिन से यूनान से, अरब से व्यापार चलता रहता था। जो यूरोप का व्यापार होता था अरब के रास्ते, लाल सागर के रास्ते, फारस की खाड़ी के रास्ते हुआ करता था। इसी दौरान यूरोपीय कंपनियों की रुचि भी, यानी यूरोपीय लोगों की रुचि भी भारत के व्यापार में बढ़ी, और उन्होंने सीधे रास्ते तलाशना शुरू किया। और उन्हीं सीधे तलाशते हुए रास्तों के क्रम में भारत में डच आते हैं, पहले पुर्तगीज़ आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं, डेन आते हैं। ये सारी कंपनियां यूरोप से, यानी यूरोप के लोग आए इन देशों से। इन लोगों ने अपना कारोबार फैलाया, यहाँ व्यापार करते थे, व्यापारी बनकर आए। इनको यहाँ के राजाओं ने सुविधाएं दी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हीं में से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर, हम आगे पढ़ेंगे, कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए। वो कहने को तो कर्नाटक के युद्ध हैं, लेकिन लड़े गए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच।
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से परास्त कर भारत के छोटे छोटे राजाओं को निस्ते नाबूद कर, चाहे वो प्लासी का युद्ध लड़े हों, बक्सर का युद्ध लड़े हों, और बहुत सारे आप देखेंगे सिखों से लड़ेंगे, मराठों से लड़ेंगे, और इस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। अब यूरोपीय कंपनियां कब आईं, यूरोपीय कंपनियों में कौन से महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, कब स्थापित हुई, किसने अपनी कोठी कहाँ बनाई, ये सब हम किस चीज़ का व्यापार करते थे, वो भारत में किससे अनुमति लेते हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा बंगाल है। चूँकि बंगाल एक उन्नतशील राज्य था, उन्नतशील राज्य का मतलब समृद्ध राज्य था, और भारत की राजनीति बहुत कुछ गवर्न होती थी उस समय बंगाल से। यही कारण है कि बंगाल से ही, और तट पे भी था, तो अंग्रेजों ने जो अपना प्रारंभ किया वो बंगाल से किया। और बंगाल में प्लासी का युद्ध हम पढ़ेंगे 1757, फिर 1764 बक्सर का युद्ध। इन्हीं युद्धों के साथ बंगाल से अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू होता है। बंगाल पर एक टॉपिक एक दिन हम लोग रखेंगे। फिर मैसूर का मतलब हैदर अली और टीपू सुल्तान, बहुत श्रेष्ठ राजा हुआ, शासक हुआ यहाँ का, उसको पढ़ेंगे। और जब पंजाब पढ़ रहे होंगे तो सिखों का पूरा आंदोलन पढ़ लेंगे, यानी सिखों के 10 गुरु के नाम, हर गुरु के विषय में कि उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, और अंग्रेज कैसे युद्ध हुए, ये भी पढ़ेंगे। मराठों पर, यद्यपि मराठे मध्यकालीन भारत की देन है, जब औरंगजेब मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर था उसी समय शिवाजी का अभ्युदय होता है, शिवाजी उत्पन्न होते हैं। और मराठे ये थे तो राजस्थान मेवाड़ सिसोदिया वंश के, लेकिन वहाँ जाकर के कोई भोसले कहलाया, इनका इतिहास पढ़ेंगे थोड़ा सा हम। लेकिन फिर शिवाजी ने बहुत परेशान किया मुगलों को, एक बार गिरफ्तार भी हो गए, फिर भागे किसी तरह से। शिवाजी एक ऐतिहासिक चरित्र हुए और एक मध्यकालीन भारत का एक नायकी चरित्र लेकर के उभरे वो। तो शिवाजी के विषय में पढ़ेंगे बहुत सारा, मराठों के विषय में पढ़ेंगे, पेशवा के विषय में पढ़ेंगे जब मराठे लेक्चर कर रहे होंगे हम लोग। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा था कि ये मध्यकाल का लेक्चर है, लेकिन आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत को ऐसे नहीं बांट सकते कि थोड़े मराठे हम तब पढ़ लेते और थोड़े अब पढ़ते। आपको एक ही टॉपिक में इसको पढ़ना होगा, इसीलिए मैंने मध्यकालीन भारत में मराठों को छोड़ रखा था। फिर अंग्रेज कंपनी जो है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हम लोग EIC बोलेंगे, उसके गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय, इनमें क्या अंतर था और किसने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या किया महत्वपूर्ण, कॉर्नवालिस ने क्या महत्वपूर्ण किया, लॉर्ड क्लाइव ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, ये जानेंगे। फिर ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी यहाँ के उद्योग धंधे कैसे नष्ट हुए, उनकी भू राजस्व व्यवस्था कैसे थी, हथकरघा कैसे नष्ट हो गया, यहाँ का कैसे शोषण किया, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था के क्या तत्व होते हैं जिनका भारत पर प्रभाव पड़ा, और भारत अंततः सोने की चिड़िया से बहुत गरीब, क्योंकि मध्यकाल में मुगल और सारे आते रहे लेकिन वो सब यहीं के होकर रह गए थे। जो लूटपाट का दौर शुरू होता है वो शुरू होता है ब्रिटिश शासन के बाद। 1857 की क्रांति अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जा सकता है, कुछ लोग इसको स्वतंत्रता संघर्ष नहीं मानते, ये सब हम पढ़ेंगे। इसकी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका इम्पैक्ट भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या पड़ा था, मंगल पांडे कौन आदमी था जिस पर हम लोग बहुत अच्छी एक फिल्म भी देखते हैं, तो ये हम लोग एक टॉपिक के अंतर्गत लेंगे। अन्य आंदोलन का मतलब कूका आंदोलन, वहाबी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन इसके पैरेलल चलते हैं, उन आंदोलनों की जानकारी हम लेंगे। इसके बाद शिक्षा और प्रेस एक टॉपिक रखा गया है। शिक्षा यानी EIC, ब्रिटिश इंडिया का जब रूल भारत में स्थापित हो गया तो शैक्षणिक विकास क्या क्या होता है, और प्रेस पर कौन से प्रतिबंध लगाते हैं। जब भारत में राष्ट्रवाद की लहर आती है तो प्रेस पर कैसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, गला घोंटते हैं अखबारों का अंग्रेज, ये सब हम इसके विषय में जानेंगे। कौन से रूल आए, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट इसके लिए आते हैं। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हमने 2 लेक्चर रखे हैं, 10 और 11, 10वां 11वां लेक्चर। ये देखिए एकदम लेक्चर फिक्स नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ये मोटी मोटी रूपरेखा इसमें हमारा अनुमान है कि हम लोग कर ले जाएंगे। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन, उसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन भी पढ़ेंगे, पारसियों का भी देखेंगे, हिंदू सुधार आंदोलन तो उसका स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज आएंगी जिनके विषय में हम लोग जानेंगे। फिर कांग्रेस इतर संस्थाएं पढ़ेंगे और कांग्रेस पढ़ेंगे। कांग्रेस इतर का मतलब पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन। जब कांग्रेस का गठन होता है 1885 में, तो ऐसा नहीं कि एकदम से कांग्रेस बन जाएगी, कुछ संगठन पहले से चल रहे थे और कुछ संगठन बाद में भी कांग्रेस के स्थापित हुए, उनकी जानकारी लेंगे और कांग्रेस को फिर देखेंगे कैसे स्थापित हुई। एक्चुअली आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में बहुत अंतर है। तब कांग्रेस का शब्द का अर्थ ही आंदोलन है, हम लोग पढ़ेंगे। तब ये कांग्रेस आंदोलन के रूप में, पार्टी के रूप में उभर कर आती है। भारत में जो कुछ था वो लगभग क्रांतिकारी दल भी थे, अपनी जगह पर लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस एक मेजर रोल अदा कर रही थी। यही कारण है कि महात्मा गांधी भी जब आंदोलन अपना शुरुआत करते हैं, तो बाद में आएगा त्रिपुरी संकट वगैरह हम लोग देखेंगे, लेकिन शुरुआत कांग्रेस में सदस्यता लेते हैं
और उसी से करते हैं। कांग्रेस में नरम दल गरम दल क्या थे, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी दल कैसे बटे, लाल बाल पाल का क्या रोल था, ये सब कुछ हम जानेंगे कांग्रेस के विषय में। फिर अगला टॉपिक रखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन एक तो देश में चल रहा था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। यद्यपि वो हिंसा का सहारा ले रहे थे, उनका कांग्रेस की जो उदारवादी विचारधारा थी या इन लोगों से मनमुटाव था, इवन यहाँ तक कि गांधी जी भी भगत सिंह के विषय में कहते हैं नहीं बोले लॉर्ड इरविन से समझौते के अंतर्गत जब गोलमेज हो रहे थे, गांधी इरविन समझौता हो रहा था, इसके लिए गांधी को काले झंडे दिखाए गए कई जगह। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन ने निश्चित रूप से एक ऐसी ज्वाला जगाई थी जिससे ऊर्जा का संचार हुआ था युवाओं में। और क्रांतिकारी आंदोलन केवल भारत में नहीं चल रहा था, भारत से बाहर भी ये लगातार, यानी कि यूरोप के देशों में भी यहाँ के क्रांतिकारी जाकर वहाँ लोगों को मार दे रहे थे। ये भी एक बड़ी घटना थी। या कई क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में 2 धाराएं हैं, हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा क्रांतिकारी आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन। 1905 के आसपास बंगाल का विभाजन होता है। अंग्रेज़ों की एक चाल थी कि भारत को तोड़ दो, तो उन्होंने बांग्लादेश को, बांग्ला प्रदेश चूँकि सबसे ज़्यादा गढ़ होता था उसका राष्ट्रवाद का, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया, 2 भागों में बांटा जिससे हिंदू मुस्लिम बट जाए। और हिंदू मुस्लिम बटने के शुरुआत के साथ ही ये स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग का गठन होता है। ये इसके टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, किसने इसकी शुरुआत की, कैसे कैसे क्या हुआ। फिर इसी दौर में हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन महत्वपूर्ण होते थे। कांग्रेस के अधिवेशन, हालांकि कुछ लोगों ने आलोचना की कि एक वर्ष भर में मेला लगा लेते थे, मेढकों की तरह टर टर करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस के अधिवेशन जहां होते थे और उसमें जो तय होती थी वो पूरे देश को लीड करते थे उस समय। तो कांग्रेस के अधिवेशन जानेंगे। और होम रूल आंदोलन 1915 के आसपास जो चलता है, एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, वो चलाएंगी उसको, तो हम लोग देखेंगे। फिर इसमें बाल गंगाधर तिलक का भी रोल महत्वपूर्ण है। होम रूल आंदोलन कैसे चला और कैसे इसका खात्मा हुआ। इसके बाद आ जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के शुरुआती कैरियर तो कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका देश में होता है। आपने पढ़ा होगा, सबको पता है गांधी के विषय में इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वहाँ से इतिहास लेंगे उनका। गांधी को प्रारंभिक रूप से देखेंगे और भारत में आकर गांधी जी अपने आंदोलन की शुरुआत कैसे करते हैं। पहले वो आदमी कैसे टहलता है पूरे देश को परखता है, लोगों से मिलता है, उसके बाद वो अपने आंदोलनों की शुरुआत करता है। ये सब उनके विषय में जानेंगे। और व्यक्तिगत गांधी जी का जीवन भी हमको जानना चाहिए, परीक्षा के दृष्टि से भी और सामान्य रूप से इंटरव्यूज़ में और उसमें भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक लेंगे कृषक आंदोलन, यानी किसानों के आंदोलन भी लगातार चल रहे थे भारत में। वो भले छोटे छोटे एरियाज में चल रहे थे, एक साथ संगठित नहीं थे, लेकिन उन किसान आंदोलनों का बहुत जानना जरूरी है। कांग्रेस की असली ताकत भी यही सब हुआ करते थे और यही छोटे छोटे आंदोलन मिलकर एक विशाल आंदोलन बाद में तैयार करेंगे। इसी के साथ ट्रेड यूनियन, निम्न जाति के जो आंदोलन थे, लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, अस्पृश्यता को लेकर गांधी जी उठाएंगे बवाल। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा खिलाफत आंदोलन, रॉलेट असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन गो बैक। यानी ये 3-4 टॉपिक को मिलाकर के चीज़ें करेंगे। खिलाफत खलीफा को लेकर के भारत में छिड़ा आंदोलन था। रॉलेट एक्ट एक एक्ट बनाया गया था, काला कानून कहा गया, जिसका विरोध हुआ। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय हमारे अच्छे नेता होते हैं कांग्रेस के, और गरम दल के वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर असहयोग आंदोलन 1921-22 में गांधी जी का छिड़ेगा और साइमन कमीशन गो बैक के 1927 तक आकर के एक कमीशन आया था। इनके विषय में जानेंगे, चारों के विषय में। ये देखिए गांधी का आंदोलन है असहयोग, खिलाफत में भी गांधी का रोल था। अब जो गांधी युग है तो गांधी आपको हर जगह दिखाई देंगे। अब गांधी से अछूता नहीं आंदोलन आपका रह सकता। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन का एक दौर पहले का था, एक दौर फिर हम देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में छेड़ा। दांडी यात्रा इसी में पढ़ेंगे। नमक बनाकर कहा उन्होंने, तोड़ेंगे हम कानून। और गांधी जब इतना भयंकर आंदोलन हो गया कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, उनको समझौता करना पड़ा, गांधी इरविन समझौता हुआ। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि गांधी इरविन समझौते में कौन सी बातें आईं, और समझौते के तहत ही गांधी जी तैयार हुए। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा इंग्लैंड, लंदन जाऊंगा। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए 3 बार, मतलब सारे लोगों को मिल करके, उसमें बहुत सारे भारत के नेता बुलाए गए। उन गोलमेज सम्मेलनों को तीनों पढ़ेंगे। फिर पूना समझौता, कैसे गांधी अनशन करते हैं और पूना समझौता होता। अम्बेडकर जी का भी रोल यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद अगला टॉपिक लेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के अंदर ही, अब देखिए, चूँकि रूस में साम्यवाद समाजवाद से प्रभावित हो रहे थे यहाँ के लोग, प्लस राष्ट्रवाद लहर मार रहा था, मीडिया यानी खबरें यहाँ तक वो आ रही थी, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जवाहरलाल नेहरू हालांकि अगुवा होंगे उसके, और नेता होंगे, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे।
फिर प्रांतीय चुनाव होते हैं उसी समय, यानी भारत में जो संवैधानिक विकास हो रहा था धीरे धीरे प्रांतीय चुनाव तक पहुंच चुका था। आखिर कितने प्रांतों में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कहाँ कहाँ सरकार बनाई, ये सब 1937 के आसपास हम लोग पहुंच गए होंगे। उस समय तक मंत्रिमंडल कैसे बनेंगे, इसी समय कांग्रेस पे एक संकट आएगा, कांग्रेस बंटवारे की तरफ बढ़ जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जो कि गांधी के अपोजिट प्रत्याशी हैं जीत लेंगे, पट्टाभी सीतारमैया को हार का मुंह देखना पड़ेगा, वो गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी थे। इससे यह सिद्ध होता है कि गांधी का क्या कहीं जनाधार तो नहीं कम हो रहा था, ये सब जानेंगे इसके विषय में। और जो कांग्रेस का संकट है उसी को नाम दिया गया त्रिपुरी संकट। एक्चुअली त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था जहां पट्टाभी सीतारमैया हारे थे, इसीलिए इसको बोला गया त्रिपुरी संकट। कांग्रेस के विभाजन का या कांग्रेस में कमजोर पड़ने की स्थितियां हम लोग उस समय देखेंगे। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, भारत किसका साथ देगा। एक्चुअली 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ेगा और भारत तब आज़ाद नहीं था, तो भारत आज़ाद नहीं था तो आखिर किसके साथ जाएगा, इसका निर्णय कौन लेगा, यहाँ के सैनिक मरेंगे उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, इस पर भी खूब चर्चा होगी। और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही देसी रियासतें जो थीं, राजे महाराजे जो थे, वो अपनी मांग उठाने लगेंगे। वो सोचते हैं कि हमारी कहीं स्वतंत्रता न छिन जाए देश आज़ाद होने के साथ, क्योंकि देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, ये सबको समझ में आ गया था। तो देसी रियासतों का एक संकट खड़ा होगा। वल्लभ भाई पटेल एक बड़ा रोल अदा करेंगे, उनको देखेंगे कि लौह पुरुष क्यों कहा जाता है या वो बिस्मार्क क्यों कहे गए यहाँ के, ये देखेंगे। पाकिस्तान की मांग इसी समय उठेगी द्वितीय विश्व युद्ध के। यद्यपि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो जाएगा, मुस्लिम लीग अपना काम करती रहती पैरेलल में, वो हिंदू मुस्लिम विभाजन करके अंग्रेज जो है फूट डालकर अपना राज्य करते रहेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे लड़ाने की, लेकिन यहाँ वो मांग आकर के बड़े रूप में आ जाती है और पाकिस्तान की अलग मांग होती है। आखिर पाकिस्तान शब्द क्यों आया, किसने नाम रखा, क्या हुआ, हम लोग इसको पढ़ेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसको पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन में का उद्देश्य था भारत में इस बात का पता लगाना कि भारत में इस समय सरकार बनाने के लिए स्थितियां अनुकूल है या नहीं, तो क्रिप्स मिशन के विषय में जानेंगे। फिर अंतिम आंदोलन गांधी जी का है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 अगस्त से शुरुआत होती है। हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की पहले से घोषणा कर दी थी गांधी जी ने, सारे नेता जेल में बंद कर लिए गए, गांधी जी को भी उठा लिया गया। अंग्रेजों ने तो यहाँ तक तैयारी की थी कि अगर मर जाएंगे जब गांधी जी तो इनका फ्यूनरल अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, हवाई जहाज़ से यहाँ तक यहाँ ले जाएंगे, यहाँ जला दिया जाएगा, यहाँ इनकी हड्डी, ये सब व्यवस्था कर ली थी। लेकिन गांधी चकमा दे करके बचते हैं, ये हम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखेंगे। और उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में एक विशाल आंदोलन था और बल्कि कह दीजिए मजबूर कर दिया था अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, यद्यपि दमन भी बहुत हुआ था। इसी दौरान आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर से रास बिहारी बोस और फिर सुभाष चंद्र बोस उसको ज्वाइन करेंगे, ये भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और बाद में भी पूरब से इसने म्यांमार से लेकर के इधर पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह कब्जा करते हैं, बाद में इनको दमन किया जाता है, इनके सैनिकों को दिल्ली में लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, वकील कौन था, ये सब हम लोग जानेंगे। फिर क्रिप्स मिशन की तरह कैबिनेट मिशन भी 1946 के आसपास की घटना है। कैबिनेट मिशन का भी यही उद्देश्य था, कैसे क्या चलाना है, कौन कौन लोग होंगे, इसमें कुछ सदस्य बनाए गए अंग्रेजों के, ये देखेंगे। 23वां टॉपिक यानी अंतिम जब हम लोग बढ़ रहे होंगे तो देखेंगे कि संविधान सभा भी इसी समय कैबिनेट मिशन के अंग के रूप में आएगी और संविधान सभा एक विकसित की जाएगी। भारत में गठन किया जाएगा संविधान सभा का। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, किसको प्रतिनिधित्व दिया गया, भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ धीरे धीरे, अम्बेडकर जी की क्या भूमिका थी, बहुत सारे देशों से कैसे संविधान कहते हैं कि उधार का झोला है, उधार का थैला है, क्या था उधार का थैला है कि ये केवल फालतू की बकवास है, ये भी हमको जानना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग संविधान सभा के विकास के दौरान, यानी संवैधानिक विकास के दौरान। अंतरिम सरकार बनेगी उसी समय, जवाहरलाल नेहरू उसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और विभाजन यानी भारत का विभाजन भी यही दौर है जब हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के नाम से दो राष्ट्र बट जाएंगे। बांग्लादेश तब नहीं, वो तो बाद में 71 में इंदिरा जी के समय बटेगा, अगले टॉपिक में करेंगे। स्वतंत्रता भारत को मिल गई, कब पेश हुआ इसका स्वतंत्रता विधेयक, इंग्लैंड में, क्योंकि पेश तो वहाँ होना था, कब पेश हुआ, कैसे क्या हुआ, आपको ये जानकारी पूरी इसी दौरान हम लोग देंगे। संवैधानिक विकास में दो चीज़ें करेंगे। एक तो संवैधानिक विकास में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बीच बीच में कुछ एक्ट जारी किए, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर 20-20 वर्ष में 1813 में एक्ट आएगा, 33 में आएगा, 53 में आएगा। ये जो एक्ट थे संवैधानिक विकास के तौर पर, वही भारत के मजबूत 1935 का अंतिम अधिनियम है, वही भारत के संविधान का आधार बनेगा आकर, यूँ कह लीजिए। इसके बाद आपका 24वां टॉपिक हम लोगों ने रखा स्वातंत्र्योत्तर भारत। स्वातंत्र्योत्तर भारत का मतलब है स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी 47 से 64 पढ़ेंगे मुख्यतः हम।
47 से 64 यानी नेहरू काल कह लीजिए। तो नेहरू के समय पंचवर्षीय योजनाएं कैसे चलती हैं, आधार कैसे रखा जाता है, उद्योग धंधे कैसे विकसित होते हैं, नहरें कैसी विकसित होती हैं, क्या क्या संकट आ गए थे स्वतंत्रता के बाद, भुखमरी की स्थिति में था देश के पास खाने भर को अनाज नहीं हुआ करता था। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग नज़र डालेंगे। जमींदारों के पास सारी भूमि थी, भूमि नियम कैसे, भूमि को जो हदबंदी के कानून लाए गए वो कैसे लाए गए, भू व्यवस्था कैसे बनाई गई और उसी दौरान युद्ध लड़ना पड़ा वो कैसे लड़ा, इन सब बातों पर हम लोग नज़र डालेंगे। यानी ये 25 टॉपिक अगर आपके दिमाग में ये छप जाएंगे तो मानकर चलिए आपको आधुनिक भारत अच्छे से आ जाएगा। तब तक आप लोग करेंगे ये कि अब हम लोग एक एक टॉपिक को अगले दिन से लेकर के पढ़ेंगे। तब तक आपने जो मध्यकाल वगैरह पढ़ा उसको खूब पढ़ते रहिए। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।